हो गया आपका एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखिए इस चीज में इसमें क्या है, भारत का एक आयोग है CACP, ठीक है, यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग, ठीक है। CACP 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है, 23 फसलों के लिए आज की डेट में, ठीक है। ये 23 फसलों के लिए तो एमएसपी तो जारी करता है, लेकिन मात्र दो फसल इनको प्रिक्रूरमेंट करता है, प्रिक्रूरमेंट यानी कि वे दो फसल कौन कौन सी हैं, गेहूं प्लस चावल। इनका मतलब यह है कि इन्हें इन पे गारंटी सरकार ले रही है, बाकी जो है मंडी में आप बेच के आइए जो करिए। ये दो फसल ऐसी हैं सरकार इन्हें प्रिक्रूरमेंट करती है इनका, और इन्हें जो है बेचने के लिए तैयार करता है। देखिए तीसरी फसल गन्ना, उसके लिए एफआरपी जो है मूल्य निर्धारित करता है कि गन्ना किस पे लिया जाएगा, यानी कि सीधे आप शुगर मिल से कांटेक्ट करिए, वो आपके गन्ने को या धर्म काटा है जो भी होता है उस पर आप लिए, ये होता है शुगर मिल, ठीक है। तो ये फसलों पे, अब देखिए समस्या क्या है, किसान कह रहे हैं कि फसल जो है एमएसपी लागू कर दीजिए, वैध कर दीजिए, लीगल कर दीजिए। अब ये बताइए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए अगर 23 फसलों के लिए सरकार एमएसपी लागू कर देती है, उन्हें रखेगी कहाँ, उनका करेगी क्या फसलों का, फिर तो सब सरकार को सीधे बेचेंगे। अब देखिए जैसे गेहूं और चावल है, सरकार इन्हें ले लेती है, ये बड़ी खाद्यान्न फसलें, सरकार जो है मात्र दो फसल गेहूं या चावल को क्या करती है, प्रोक्योरमेंट देती है, इसको जो है खुद खरीद लेती है। अब देखिए यही है कि गेहूं चावल को इसलिए खरीद लेती है क्योंकि इसका अगर स्टॉक ज्यादा हो जाता है तो राशन के थ्रू जो है उसे बट मतलब बांटते हैं राशन, आप देखते हैं गांव में मिलता है, शहर में मिलता है, और मिड डे मील वगैरह स्कूल में चावल बनते हैं या गेहूं का खाना बनता है, ये सब चीजें वो उसको यूज में ले लेती है। अब एक बात बताइए, अगर सभी फसलों पे सरकार एमएसपी लागू कर देगी या वैध बना देगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा। यानी कि एक बात बताइए, कितने तरह के फल हैं, कितनी तरह की फसलें हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना और अंजीर की खेती, फलों की खेती, ये सब मतलब हॉर्टिकल्चर में इतना बड़ा डिपार्टमेंट आ जाता है, अगर सरकार उनका करेगी क्या। देखिए पहले से ऑलरेडी ही सरकार का इतना ज्यादा खर्चा है कि कोल्ड स्टोर बनवा रखे उन्होंने, उनकी देख रेख, उनमें वहां पर लेबर जो काम करते हैं उनका खर्चा, मतलब काफी ज्यादा उनका खर्चा आ जाता है। और अगर सरकार ने इन 23 फसलों के लिए एमएसपी वैध बना दी तो 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा, 10 लाख करोड़ रुपए का, जो मैंने जैसे पहले भी बताया अपने वीडियो में कि 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आने के बाद क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो उसका दूसरे क्षेत्र में नेगेटिव इंपैक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सरकार जो है इसको वैध नहीं बना रही है। दूसरी चीज ये है कि मान लो चलो सरकार ने इसको एमएसपी को वैध बना दिया और आपकी फसलें उसने खरीद ली, तो बात यह है ना कि सरकार ने फसल तो खरीद लिया आपकी एमएसपी पे, लेकिन वो अपने दूसरे क्षेत्र में खुद पैसे बढ़ा देगी, यानी कि चाय पत्ती पे, चीनी पे, इन सब चीजों पे और ज्यादा पैसा बढ़ाती जाएगी, फिर उसका घूम फिर के इम्पैक्ट किस पे आएगा, किसान पे। तो यानी कि और ज्यादा पैसे बढ़ा देगी, फिर वो घूम फिर के हम उसमें फंस जाएंगे। तो ये दो मुद्दे मैंने आपको एमएसपी के बताए। अच्छा एमएसपी में अब देखो, एमएसपी की जो एक बात और है वो ये है कि सबसे पहले एमएसपी 1967, 1966 और 1967 वाले वर्ष में लागू करेगी सीएसीपी के द्वारा, 1966 एंड 67 में, ठीक है जी, सीएसीपी के द्वारा। कोई नहीं, जो प्रेजेंट की रिपोर्ट है अशोक गुलाटी जी की, 2018-19 की उनकी रिपोर्ट है अशोक गुलाटी जी की, उन्होंने बताया है 2018-19, इन्होंने ये बताया कि भारत का 8.8% किसान ही सिर्फ अपनी फसल जो एमएसपी जिसको जारी करी गई है, जिन फसलों पर एमएसपी दी गई है उस पर बेच पाता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े किसान है वही तो एमएसपी पे बेचेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा किसान हूं, मैं क्या करूंगा, बात है कि मंडी में फसल बेच के आनी है या एमएसपी पे फसल देनी है, तो मैं क्या सोचूंगा कि अरे मैं वहां तक जाऊंगा, इतना खर्चा तो परिवहन में आ जाएगा, किराया वाला ले लेगा, ये सब, तो उसमें मैं क्या बचा पाऊंगा। तो इसलिए एक सिस्टम जो चल रहा है कि अभी आपने देखा होगा गांव गांव में गाड़ी आती है, गेहूं खरीदने आती है, तो किसान क्या करता है कि मान लो अगर उसे 2200 रुपए एमएसपी मिलता है, वो कहते हैं जी हम 2200 नहीं देंगे, हम तो जो 2100 में लेंगे और आपके घर से ले जाएंगे फसल, तो हम खुशी खुशी दे देते हैं कि चाहिए, चलो सही है, परिवहन का खर्चा बच गया, रेंट बच गया, किराया लगता वो सब बच गया। तो क्या हो गया, अगर मान लो एमएसपी लागू कर भी दी
तो मार्जिनल किसान तो मेजोरिटी में है ना, मतलब जिसके पास जमीन कम है मार्जिनल वो हो गया ना, वो तब भी नहीं जाएगा ना वहां मंडी में, क्योंकि बात तो वही है ना कि खर्चा तो उसका परिवहन के थ्रू आएगा आएगा। जो जमींदार लोग हैं वो जाएंगे, जो कि जाते रहे हैं। तो 8% जो किसान है आज की डेट में ऐसे हैं जो एमएसपी पे अपनी फसल बेच रहे हैं, बाकी एमएसपी पे अपनी फसल कोई नहीं बेच रहा है। तो बात तो जो कि तू रह जाएगी। अब जो मैंने ये हुई एमएसपी की बात। तीसरा मुद्दा जो था कि वो किसान कह रहे हैं कि मनरेगा मनरेगा में जो 100 दिन का समय है और 500 रुपए मिलते हैं, तो 100 दिन का समय बढ़ाया जाए और 500 रुपए को 700 रुपए कमाया करा जाए, सॉरी। तो अब एक बात बताइए कि जितने भी आप अगर देखें जो बड़े किसान हैं, अब देखिए इसमें देखो किसानों को खुद कैसे घाटा है मनरेगा में पैसे बढ़ने से। मैंने इस चीज को पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं। अब देखो मैं खुद तो एक इकोनॉमिस्ट हूं नहीं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के बारे में मैंने देखा है, जितने भी लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट वाले भी हैं जो भी हैं, सबने कहा कि बिल जो है ठीक है। और मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि बिल ठीक है, लेकिन उनको लागू करने का समय हमारे देश में वो सही नहीं है। मतलब ये मेरा अपना परसेप्शन है, इसलिए मेरा ओपिनियन है कि लागू करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना डेवलप नहीं है, वहां के किसान इतने स्किल्ड नहीं है। तो अगर तुम प्राइवेटाइजेशन लाओगे तो समस्या बन जाएगी। तो मनरेगा की बात कर लेते हैं। मनरेगा, अब एक बात बताइए, जो मनरेगा में आज की डेट में 100 दिन काम मिलता है और 500 रुपए मिलते हैं, उसे बढ़ाकर अगर 200 करा जाएगा और पैसे 700 करे जाएंगे, 200 दिन का मतलब आप समझ रहे हो, तो आधे साल से ज्यादा तो वो काम मतलब उसको मनरेगा में मिल जाएगा। 700 रुपए बहुत होते हैं एक दिन के, अच्छे अच्छे मजदूर को नहीं मिलते, यानी कि 21,000 रुपए सैलरी होगी महीने की। तो जो बड़े किसान हैं जिनके यहाँ पे अधिकतम संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाके काम करते हैं, पंजाब में, और आपका ये बड़े बड़े जितने भी, उत्तर प्रदेश में भी काफी जमींदार है लेकिन पंजाब काफी बड़ा है इस मामले में, हरियाणा हो गया। तो जो वहां पे बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो मनरेगा के तहत जब उन्हें 200 दिन काम मिलेगा, 700 रुपए पर डे के मिलेंगे, वो तो मनरेगा के तहत अपने राज्य में ही काम करेंगे। तो इससे घूम फिर के नुकसान कैसे हुआ किसान को, क्योंकि उसे लेबर नहीं मिल पाएगी टाइम पे, लेबर नहीं मिल पाएगी तो बड़े बड़े जमींदार जो है उनकी फसल जो है कोलैप्स कर जाएगी, मतलब कि कोलैप्स मतलब कि खत्म होने लगेगी, तो उतना फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो ये जो भी मांग थी मेरे को तो थोड़ी सही नहीं लगी, ये भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, इसके बारे में बताया गया था मनरेगा के लिए। चलिए ठीक है, ये सारी बातें हुई। और एक जो बड़ा मुद्दा घूम फिर के आता है वो आता है WTO से बाहर होना, WTO के समझौते से बाहर होने का मुद्दा। ठीक है, जैसे कि आप सब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो WTO के बारे में पढ़ते हैं कि पहले इसका नाम गेट था, GATT, ठीक है, और फिर इसका नाम WTO हो गया 1995 में, भारत तब से इसका सदस्य है। तो GATT इसका पुराना नाम था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, 1995 में ये हो गया, इसके भारत तब से सदस्य है। अब देखो WTO के जो सदस्य देश हैं, अगर भारत, पहली बात तो इससे बाहर निकलना इतना आसान है क्योंकि इसकी अपनी अपनी शर्तें हैं और जो भी चीजें हैं। अब देखिए इससे बाहर होने से हमें घाटा क्या है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, जो भी इसके देश सदस्य आपस में है वो आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो एक चेन बनी हुई है, और अगर भारत इससे बाहर हुआ तो भारत की क्या होगी, वो चेन टूट जाएगी। और भारत जो सोचता है, मतलब जो ऐसा लोग सोचते हैं कि भारत अपनी मर्जी से व्यापार कर पाएगा, ये सब चीज कर पाएगा, तो ये तो इतना ज्यादा कठिन हो जाएगा क्योंकि भारत इतना डेवलप है नहीं। दूसरा, आप चाइना को लीजिए, चाइना एक समय पे ऐसा था कि WTO में आना नहीं चाहता था, माओ जेडांग से, मतलब जब तो खैर नहीं बना था लेकिन उसके बाद भी। लेकिन देन चियाओपिंग 1980 में वहां पे चाइना में एक परिवर्तन आया, इकोनॉमिक परिवर्तन आया, उसके बाद उसने पूरे एफर्ट्स लगाए कि मुझे WTO का सदस्य बनना है। अब देखिए जब चाइना जैसा देश बनना चाहता है, इसका जो USA का बिल्कुल एंटी है, तो हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत यहाँ है, जो हमारे किसान जो कह रहे हैं कि WTO का एक समझौता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट है। इसमें जो है डोमेस्टिक सब्सिडी वाला जो मुद्दा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक सब्सिडी, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे, जो तुमको ऐसा लगता हो कि पता नहीं क्या बातें बता रहा है, लेकिन अगर तुम्हें जागरूक रहना है, चीजों को समझना है, तो अपना परसेप्शन पहले से सेट नहीं करना है, चीजें पूरे अच्छे से समझनी होंगी। इसमें तीन तरह के बॉक्सेस हैं।
इसमें जो मैंने आपको बताए थे ग्रीन बॉक्स, मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ। ग्रीन बॉक्स इसमें क्या है कि सरकार खर्च कर सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, पैसा अपना जो है कृषि पे खर्च कर सकती है, ठीक है। और जो दूसरा है आपका एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स, इसमें सरकार खर्च कर सकती है उर्वरक, विद्युत, पेट्रोल प्लस एमएसपी का मुद्दा जो है इसी में है एम्बर बॉक्स में। तो हमारे काम का ये है, हम इसमें बताता हूं मैं इसमें क्या लॉजिक है। और जो तीसरा है वो है ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो ये बिल्कुल जो आर्कटिक है, जो उत्तरी ध्रुव के पास, मतलब जो उधर जो देश है, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, ये उस देश में लागू है। अब छोड़ो इसके बारे में जान के आपको करना भी क्या है, क्योंकि आप इसके बारे में जान ले तो यही काफी है। इसमें एक नियम बनाया गया एम्बर बॉक्स में कि 1986, इसे 86 लॉ के नाम से भी जाना जाता है, टू 1988 के बीच जो भी WTO का सदस्य देश है उसका जो उत्पादन रहा है, यहां से ये ईयर लिया गया बेस ईयर, यहां से यहां तक जो उसका प्रोडक्शन रहा है, तो जितना भी है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो 5% सब्सिडी दे सकते हैं इस पे, अपने जो उस पे उत्पादन पे, और जो डेवलपिंग कंट्री जिसमें हम आते हैं वो 10% सब्सिडी दे सकते हैं। अब देखिए समस्या क्या है कि भारत जैसा देश या जो विकासशील देश है, 1986 की बात करें तो उस समय तो उनका उत्पादन बिल्कुल कम था, और जो हम यूएसए की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें उनका उत्पादन तो बहुत ज्यादा था। अब मान लीजिए एक एग्जांपल क्या समझिए, मान लीजिए उस समय यूएसए का जो 100 बिलियन डॉलर का, 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन था और हमारा 10 बिलियन डॉलर का था, तो इससे आप अंतर समझिए ना। मान लीजिए 5% का देते हैं तो तब भी 5 बिलियन दे रहे हैं, 5 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं, और हम अगर 10% की दे रहे हैं उसके आधार पे तो हम कितने की दे रहे हैं, 1 बिलियन की। तो कितना अंतर है। यानी कि एक बात बताइए, जब आपका किसान, डेवलप्ड कंट्रीज का किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है तो सरकार उसे सब्सिडी दे रही है, फिर जब वो बेचने जा रहा है फिर वहां सब्सिडी दे रही है, तो हमारा जो विकासशील देश के जो किसान है वो कहाँ कॉम्पिटिट कर पाएंगे। तो इस बात से ये है कि जो किसान कह रहे हैं कि आप WTO के समझौते से बाहर आ जाइए और जो है हाँ इसको मामले को रफा दफा करिए, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि अगर हम WTO से बाहर आए तो हम एक तरफ हो जाएंगे, हम वर्ल्ड लेवल से जो विश्व का व्यापार चलता है उससे जो है बाहर निकल जाएंगे, जो कि हमारे देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समझिए कि जो सरकार बिल लेके आई है ना, वो इसलिए लाई है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो देश की, यानी कि GDP बढ़े। लेकिन आप इस चीज को ऐसे समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर आप देखें बेरोजगारी दर वो ज्यादा, किसानों की स्थिति वो बेकार, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे काफी ज्यादा परिवार। और आप देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप देखिए, उसमें जो है भारत की स्थिति क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए। तो अगर हमारा देश इतनी बढ़िया इकोनॉमिक, जो कि जब कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों। और ऐसी ग्रोथ का, ऐसी इकोनॉमी का फायदा सिर्फ उनको थोड़ी ना देना है जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन है, वो है मिडिल क्लास है, लोअर क्लास जो हम हैं लोग, हमारा तो फायदा होना चाहिए। तो सरकार तो चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, सरकार की नीति अपनी जगह, लेकिन हमारा भी ध्यान रखना होगा, उनको किसानों का ध्यान रखना होगा, तब चीजें जो है सही से काम कर पाएंगी। तो जैसे कि WTO के वो तीनों बॉक्स थे, तो उसके लिए बाद में एक 2013 में बाली में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें भी एक पीस क्लोज लाया गया था। उस पीस क्लोज में बात कही गई थी कि अगर कोई देश गड़बड़ करता है तो 4 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी WTO के तहत। भारत पे भी आरोप लगा था कि 2018-19 में लगभग 46 बिलियन का जो है इनका चावल का उत्पादन रहा था, तो इन्होंने जो है 6 बिलियन उसका वो दे दी थी सब्सिडी, यानी कि लगभग 13% के करीब। तो यानी कि 10% वाले उसको क्रॉस कर गए, तो इस पर बड़ी आपत्ति हुई थी, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। तो ये चीजें हमने सारी समझी। अब मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, कि किसान इसमें मुद्दे को कैसे समझे और कैसे इसका सोल्यूशन सामने निकल कर आए।
तो किसानों के लिए आगे की राह, आगे की राह। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें यह है कि किसानों को खुद ये समझना होगा कि जो उच्च मूल्य की फसलें हैं उनका तो उत्पादन करें, फसलों में क्या लाए, विविधता, फसलों में विविधता लाए, फसलों में विविधता लाए। अब देखिए मैं समझाता हूँ फसलों में विविधता कैसे। आप अपने क्षेत्र को लेके चलिए, किसी ने गन्ना बोया तो सब गन्ना ही बो रहे हैं, किसी ने चावल बोए तो चावल बो रहे हैं, तो गेहूं चल रहा है, तो मतलब कुछ हटके होना चाहिए ना, कोई फूल की खेती करे या कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी। ये मेरा अपना ओपिनियन भी और मैंने थोड़ा सा कहीं से लिया भी है। दूसरा, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मोस्टली पैडी यानी कि चावल की खेती जो होती है, पानी की खेती जिसमें पानी का बहुत ज्यादा जो है यूज होता है, तो उससे क्या होता, जल स्तर नीचे चला जाता, जल स्तर नीचे चला जाएगा तो क्या होएगा कि जलवायु परिवर्तन में जो खतरा हमारा बनता रहता है वो बन जाएगा सीधा सीधा सा। तो इसमें भी विविधता लानी होगी, तो इस फसल पे कम डिपेंड होना होगा। तीसरा मुद्दा, तो अब जो है तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार को मौलिक बदलाव लाने पड़ेंगे। मौलिक बदलाव में मतलब ये है कि होता क्या है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट जब खुलती है, जब किसान फसल बेचने अपनी जाता है तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट खुलती है, तो सरकार क्या कर देती है, निर्यात प्रतिबंधित कर देती है, निर्यात प्रतिबंधित कर देती है। अब निर्यात प्रतिबंधित कर देती है तो किसान अपनी फसल डायरेक्ट बाहर नहीं बेच पाता। यानी कि जैसे मान के चलिए 2200 रुपए मूल्य मिल रहा है आपको गेहूं का भारत की मार्केट में, ठीक है जी। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में यही मूल्य आपको कितना मिलेगा, अगर सीधे आप किसान बाहर बेचेगा, लगभग जो उनके डॉलर के हिसाब से चलता है, मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ 8000 रुपए क्विंटल, तो किसान तो यहाँ बेचना चाहेगा, लेकिन सरकार क्या कर देती है, निर्यात प्रतिबंधित कर देती है, डायरेक्ट किसान बाहर नहीं जा पाता। तो सरकार को, अच्छा सरकार भी इस पे अपना आर्गूमेंट देती है, सरकार कहती है कि ऐसा है, अगर हमने ये खोल दिया तो सारे किसान क्या होंगे, बाहर जाकर फसल बेचेंगे, तो देश में क्या होगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। मेरे हिसाब से सरकार की ये बात थोड़ी लॉजिकल नहीं लगती मेरे को। ऐसे तो है नहीं कि सारे किसान चले जाएंगे या जो भी है, सरकार का अपना जो भी है उन्होंने इस पर सोच रखा। अब चौथा पॉइंट ये है कि सरकार को इस बात में अपना बढ़ावा देना चाहिए किसानों को कि उनकी बाजार तक पहुंच, यानी बाजार तक पहुंच में आसानी हो, और जो बाजार जोखिम उन्हें मिलता, बाजार जोखिम जो उठाना पड़ता, उससे निजात मिले। और सरकार उसके लिए क्या करे कि जो निगम है, कॉरपोरेशन है, उनसे जो है बात करे कि किसानों को आप जो है परेशान ना होने दें और जो है जोखिम से उन्हें बचाए। और जो लास्ट पॉइंट है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानता हूं कि कृषि में उर्वरक अच्छी किस्म का उपलब्ध करवाए सरकार और कम मूल्य पे उपलब्ध कराए सरकार। दूसरा, बीज अच्छी गुणवत्ता वाले हो, बीज अच्छी गुणवत्ता वाले हो। तीसरा पॉइंट है कि आधुनिक तकनीक, आधुनिक तकनीक का कृषि में समाहित होना, यानी कृषि में लाया जाए, आधुनिक तकनीक का कृषि में समाहित होना, यानी कि उसका सरकार लाए ये। और चौथा पॉइंट है कि सरकार बजट में कृषि के लिए पैसे बढ़ाए, बजट में। देखिए ऐसा है ना कि अगर कृषि में आधुनिक तकनीक आएगी, ये सब चीजें आएंगी, तो क्या होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी, दुगनी होगी। और जैसे सरकार ने नीति चला रखी है, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज, ये अच्छी योजनाएं हैं, उनका सही से अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं इस वीडियो को यहीं अपनी खत्म करना चाहता हूँ और चीजें बहुत ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है, चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, सब चीज हो जाएंगी। मेरे सामने और भी ऑप्शन थे, मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि आप इसकी जैसी वीडियो बनाएं, उसकी जैसी वीडियो बनाएं, तो मैं किसी के जैसी नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी जैसी वीडियो में ऐसी बनाऊंगा। और आप सब जो है प्यार व्यार बना के रखें अपना। नमस्कार।